नमस्कार दोस्तों। जैसे कि पर्यावरण से रिलेटेड ऐसे अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, तो साथ में मुझे पर्यावरण प्रदूषण पर भी कुछ पॉइंट्स मिले दोस्तों। ठीक है, तो पर्यावरण प्रदूषण को के आंसर को किस तरीके से डील कर सकते हैं, या इससे रिलेटेड रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसको किस किस प्रकार से एक अच्छा आंसर लिखा जा सकता है, उसके सभी आयामों पर किस प्रकार से हम लेखन कर सकते हैं, ये देख लेते हैं एक बार दोस्तों। तो बिना समय व्यर्थ के स्टार्ट करते हैं। देखिए, पर्यावरण प्रदूषण का पहले डेफिनेशन मैंने बताया है यहाँ पे कि पर्यावरण के अजैविक घटकों, मतलब कि वायु, जल और मृदा और भौतिक, रासायनिक व जैविक अभिलक्षणों में होने वाला वह अवांछनीय परिवर्तन। देखिए, परिवर्तन किस में हो रहा है? अजैविक और जैविक चीज़ों में। जैविक और अजैविक, मतलब जैविक क्या हो गए? जैविक हो गए, मानव हो गया, पशु पक्षी हो गए, प्लांट्स हो गए, है ना, इनमें। और अजैविक मतलब क्या होता है? वायु, जल, मृदा, ये सब चीज़ों में। तो दोनों में होने वाला अवांछनीय परिवर्तन, जिससे कि जीवन व जीवन आधारित तंत्रों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, वह प्रदूषण कहलाता है। तो प्रदूषण की एक नॉर्मल परिभाषा यहाँ पे लिख दी गई है। उसके बाद देखिए, विभिन्न प्रकार के प्रदूषक, इसको मैंने कैसे डिवाइड किया है। पहले एक गोल बना लिया, ठीक है, गोल बना लिया है, बीच में क्या है? प्रदूषक। अब इसमें दो तरह के हो सकते हैं। एक हो सकता है ह्यूमन जनित, मतलब कि ह्यूमन इंड्यूस्ड, मानव जनित प्रदूषक, और एक होता है प्राकृतिक प्रदूषक। ठीक है, तो मानव जनित में देखिए क्या क्या है। कभी भी प्रदूषण का अगर टर्म यूज होता है दोस्तों, तो हमारे दिमाग में क्या आता है? जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, ये सब आता है। लेकिन हम प्राकृतिक प्रदूषकों को भूल जाते हैं, जैसे कि ज्वालामुखी विस्फोट, ठीक है, पौधों के परागकण के कारण जो होता है, वाष्पशील कार्बनिक यौगिक के कारण जो होता है, जैविक पदार्थों के सड़ने से जो निकलने वाली गैसें होती हैं, जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स। ठीक है, अब इधर देखिए, जो मानव जनित प्रदूषक है ना, उसको भी आप डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि गैसीय प्रदूषक, तो गैस में सब आ जाएंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, नाइट्रोजन के जितने ऑक्साइड्स होते हैं, क्लोरीन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये सब। फिर होते हैं कणीय प्रदूषक, जो कण के फॉर्म में हो, ठीक है, जैसे कि गाड़ी का धुआं, तेल शोधन कारखाने से निकलने वाला। फिर अन्य प्रदूषक में क्या आएगा? एरोसोल आएगा, फोटोकेमिकल स्मॉग आएगा, फ्लाई ऐश आएगा। तो एक ही डायग्राम में ना, मतलब ये सीजीपीएससी में आप कहीं भी अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में। तो विभिन्न प्रकार के प्रदूषक में हम मानव निर्मित प्रदूषक और प्राकृतिक प्रदूषक, इसको और देख लीजिए यहाँ पे क्या क्या मैंने नीचे लिखा हुआ है, ऐसे कवर कर सकते हैं। फिर मानव स्वास्थ्य पर देखिए प्रभाव कैसे पड़ता है इसका। तो पहला तो है संक्रामक रोग, ठीक है, संक्रामक रोग हो सकते हैं, जैसे कि प्रदूषित जल में उपस्थित होने वाला वायरस, जीवाणु, ये सब, पीलिया, हैजा, टाइफाइड, अतिसार, ये सब बीमारियां जो है उत्पन्न करता है। तो संक्रामक रोग जो फैलते हैं। फिर इटाई, इटाई आपने पढ़ा होगा, कैडमियम दोस्तों, कैडमियम से होता है ये, और हड्डियों और जोड़ों की समस्या उत्पन्न करता है, इटाई इटाई। फिर देखिए एस्बेस्टोसिस, जो कि फेफड़े का रोग है। मिनी माता आपने पढ़ा होगा, मरकरी, मरकरी से होता है ये। फिर एनीमिया, सिरदर्द, मांसपेशी की कमजोरी, चर्म रोग, ये सब मैंने डिटेल एक वो लिख दिया, ये कौन कौन से हो सकते हैं। अब देखिए उपाय, उपाय मैंने लिखा है 4R, 4R। आर फॉर क्या होता है? आर फॉर होता है रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल एंड रिकवर, ठीक है, 4 प्रकार के आर होते हैं। तो ऐसे आप उपाय को आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में बढ़ते हुए एक्यू इंडेक्स, जो कि मोर देन 400 पर था, पर चिंता व्यक्त करते हुए पराली जलाने पर प्रतिबंध लगाने के लिए प्रशासन को कहा है, ठीक है। फिर देखिए वर्तमान में, देखिए इधर अगर हम लोग आईटी का बताएं कि सूचना एवं प्रौद्योगिकी का क्या उपयोग हो रहा है वर्तमान में, है ना, किस किस तरीके से उसका यूज़ हो रहा है, तो उस पर अगर आंसर लिख सकते हैं। तो वर्तमान में व्यक्ति के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शिक्षा, स्वास्थ्य, सभी आयामों को सूचना एवं प्रौद्योगिकी ने आच्छादित कर लिया है। आपातकाल में कोविड-19 में इसका प्रयोग और अधिक मुखर रूप से सामने आया था। जैसे कि प्रभाव, देखिए प्रभाव क्या क्या है। तो सूचना एवं प्रौद्योगिकी का कृषि पे देखिए, कृषि पे जो मैं बार बार चर्चा करती हूँ कि कृषि पे देखिए, कृषि और भूमि, डीडी किसान में आप इनको देखते हैं, ये एआई एंकर हैं जो कि चैनल में आपको देखने को मिलेंगे। ये क्या करते हैं? तो ये अच्छे उर्वरक, बीज, मृदा स्वास्थ्य, मौसम का अनुमान, इसके बारे में जानकारी देते हैं। कौन? ये डीडी किसान पे, डीडी किसान पे जो एंकर हैं एआई हैं, है ना, कृषि और भूमि। फिर देखिए मौसम अनुमान में सहायक है किसान ड्रोन, जैसे कि कीटनाशक का छिड़काव हो गया, बीज का बोना, सर्वेक्षण, विपणन और भंडारण में आईटी का प्रयोग, ठीक है। केसीसी की मदद से किसान को लाभान्वित कर रहे हैं। फिर देखिए स्वास्थ्य में टेली मेडिसिन, टेली संचार उपकरण, आरोग्य सेतु, आरोग्य सेतु वहाँ पे कोविड के टाइम में काफ़ी ज़्यादा
प्रचलन में था। ई फार्मा मतलब घर बैठे आप दवाई और उपचार प्राप्त कर सकते हैं। तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी हो गया। शिक्षा देखिए, एजुकेशन लर्निंग ऐप है, परीक्षा देने का माध्यम है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा हम शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। डिजी लॉकर प्रमाण पत्रों का संकलन किया जा रहा है ना। आर्थिक क्षेत्र में देखिए, तो आर्थिक क्षेत्र में बैंकिंग सेक्टर हो गया। यूपीआई से आप भुगतान कर रहे हैं, आप कोई भी कैश लेके नहीं जाता है, तो यूपीआई या फिर पेटीएम। फिर बीमा लाइसेंस घर बैठे, इनकम टैक्स भी आप घर बैठे पटा सकते हैं। तो ये सब आर्थिक क्षेत्र में। आंसर को क्या करना है फ्रेंड्स, तोड़ना है। अगर एआई के बारे में आप लिख रहे हैं तो सीधे कृषि से चालू करिए, जो बेस है, ठीक। फिर कृषि हो गया आपका, स्वास्थ्य हो गया, इकोनॉमी हो गई, ठीक है, एजुकेशन हो गया, जितना सेक्टर आपको याद आ जाए। और हर सेक्टर में एनवायरनमेंट को जरूर जोड़ना है, एनवायरनमेंट को, ठीक है। हर आंसर में एनवायरनमेंट को जोड़ दीजिए। देखिए, अब योगा एवं एक्सरसाइज, योगा लर्निंग ऐप है, फिटनेस एप्लीकेशन ऐप हो गए हैं, मेडिटेशन एप्लीकेशन हो गए हैं। इसकी सहायता से आप घर बैठे बैठे सब उपयोग कर सकते हैं। आजकल तो विवाह देखिए, ऑनलाइन ऐप के माध्यम से विवाह हो रहे हैं। विवाह संबंधी सुविधा सब घर बैठे प्राप्त हो जा रही है। बहुत सारे लोगों को काउंसलिंग करानी है, अगर अपना कुछ चर्चा करना है तो भी एआई के माध्यम से ये कर लिया जा रहा है। ये सारे आंसर्स ना आपको पेपर 4 के लिए या करंट के लिए या फिर कहीं पे आपको ऐसे में भी यूज़ हो सकते हैं दोस्तों, ठीक है। फिर देखिए, एक क्वेश्चन है, दूरभाष संचार व्यवस्था में कंप्यूटर का योगदान। तो कंप्यूटर का योगदान क्या है, हमको पता है कि आज हर क्षेत्र में कंप्यूटर मतलब कि एक स्वचालित एक तो मशीन है जिसका प्रयोग दूरसंचार, परिवहन, विज्ञान, शिक्षा, चिकित्सा संस्था, शोध एवं अनुसंधान में किया जा रहा है। तो पहले आप एक थोड़ा सा संचार सेवा में किस प्रकार से कंप्यूटर का योगदान है ये बता सकते हैं, ठीक। फिर सूचना तक पहुंच, देखिए सूचना तक पहुंच, आज आप घर बैठे कंप्यूटर अपना खोल रहे हैं, आप कुछ भी देख सकते हैं। तो हर जगह क्या है, पहुंच है। एनसाइक्लोपीडिया, आकर्षक मल्टीमीडिया, इंटरेक्टिव लिंक, ई बुक्स आपको मिल जाता है ना, घर बैठे। फिर रचनात्मकता एवं आत्म अभिव्यक्ति, जैसे कि स्मार्टफोन है, टैबलेट है, ऑडियो वीडियो फोटो के द्वारा आप एक दूसरे से इंटरेक्ट कर सकते हैं, सोशल मीडिया से कनेक्ट हो सकते हैं। सामाजिक सोशल नेटवर्किंग देखा जाए तो फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, ईमेलिंग हो गया, है ना, और जितने इंस्टाग्राम वगैरह हैं एप्लीकेशन, ये सब हो गए। संचार और सहयोग के लिए पाठ्यक्रमों का संपादन हो रहा है, ऑनलाइन एजुकेशन चल रहा है। दृष्टि ऐप देखिए, बहुत सारी ऐप जो है वो है। फिर आगे की राह देखिए क्या हो सकता है, और एआई जो है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस का प्रयोग स्मार्ट शहरों का विकास करने में, स्मार्ट कनेक्टिविटी, टिकाऊ शहर, स्मार्ट शहर, हरित विकास, नवीनीकरणीय ऊर्जा, नवाचार। पिछले बार सीजीपीएससी में 2025 में सीजीपीएससी 2025 में क्या आया था एक क्वेश्चन, हरित विकास वाला। हरित शहर क्या होता है, हरित शहर, है ना। तो देखिए, हरित शहर या हरित विकास के बारे में हम अगर कहते हैं तो नवीनीकरणीय जितने भी संसाधन है उसका प्रयोग हमको यहाँ पे करना पड़ेगा। स्मार्टली हमको ऐसे संसाधन अपनाने होंगे जो कि पर्यावरण को नुकसान न पहुँचाए, ठीक है। कंप्यूटर साझाकरण के द्वारा संचार, देखिए इंटरनेट ब्राउजिंग, नेटवर्क ट्रांसमिशन चैनल, ऑनलाइन गेमिंग, फाइल का साझाकरण। तो कंप्यूटर संचार ने हमारे जीने और काम करने के तरीके में क्रांतिकारी बदलाव लाया है दोस्तों, ठीक, क्रांतिकारी बदलाव लाया है, और इसने वैश्विक संचार को भी बढ़ावा दिया है। महाकुंभ 2025 में हम देखते हैं प्रयागराज में देश विदेश से लोग आए हुए थे, और देश विदेश में घर बैठे हुए लोग क्या कर रहे थे, प्रयागराज का आनंद ले रहे थे कि वहाँ पे क्या चल रहा है देखने के लिए, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन और भारत वाला ISA, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, CGPSC 2025 में मेंस में आया हुआ प्रश्न है, अभी भी रेलिवेंट है और इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका उद्देश्य सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देना है और जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को क्या करना है, कम करना है। देखिए फ्रेंड्स, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो भारत और फ्रांस के द्वारा संयुक्त रूप से गुरुग्राम हरियाणा में किया गया था। इसका उद्देश्य ये था कि सौर ऊर्जा संसाधन वाले देश में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना। तो एक डायग्राम मैंने बना दिया है कि कहाँ कहाँ सौर ऊर्जा का हम बेनिफिट ले सकते हैं। तो जो ये वाला रीजन है और जो ये वाला रीजन है, कर्क और मकर रेखा के बीच का, यहाँ पे सोलर किरणें क्या है, डायरेक्ट पड़ती हैं। तो यहाँ पे कर्क रेखा व मकर रेखा के बीच के देशों में विशेष रूप से ये जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है वो फ्रूटफुल होगा ISA। तो ये डायग्राम बना के आप बता सकते हैं, आंसर समृद्ध हो जाएगा। सौर ऊर्जा विकास के लिए वित्तीय तकनीकी संसाधनों को जुटाना भी इसका उद्देश्य है। फिर कानूनी ढांचा देखिए, जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है वो एक संधि आधारित अंतर सरकारी संगठन है, 120 से अधिक सदस्य हैं फ्रेंड्स। पराग्वे 100वां देश बना था, ये उस समय का करंट है, ठीक है, करंट है वहाँ का। देखिए ISA का महत्व कैसे यहाँ मैंने बताया है, बीच में क्या कर दिया, ISA का महत्व। जलवायु परिवर्तन से देखिए मुकाबला, ठीक, ऊर्जा सुरक्षा, आर्थिक विकास, सतत विकास, वैश्विक सहयोग, गरीबी उन्मूलन, टिकाऊ, न्याय संगत, सुरक्षित और तकनीकी विकास।
देख लीजिए अच्छे से, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आईएसए का महत्व तो एक जगह पे आपको मिल जाएगा, ये रेलिवेंट क्वेश्चन है, ये अभी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। फिर चुनौतियाँ, बहुत शानदार चुनौतियाँ, आप बता सकते हैं कि क्या है। एफ याद है आप लोग को, एफ, ठीक है। तो पहला हो गया फंड, फंड की चुनौतियाँ, वित्त पोषण, फंड, फाइनेंस। फिर तकनीकी चुनौती है, तकनीकी चुनौतियाँ हैं, नीति निर्माण और विनियमन में, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर में प्रॉब्लम है, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, फंड हो गया, फाइनेंस हो गया, ठीक है। राजनीतिक चुनौती भी है, देखिए भौगोलिक तनाव, नीति निर्माण और विनियमन में भौगोलिक चुनौती है, प्रशिक्षित कर्मियों का अभाव है, मतलब कि फंक्शन एंड फंक्शनरीज कम है, ठीक है। बाजार की चुनौती अलग है ना, स्थिर और पूर्वानुमानित बाजार नहीं प्राप्त हो पाता है। तो ये सब चुनौतियां हैं। SDG 7 के लक्ष्य, मैंने कहा है हर आंसर में क्या करना है, SDG का उपयोग करना है। तो SDG 7 को पूरा करता है, 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करेगा। सौर ऊर्जा का महत्वपूर्ण योगदान होगा। हमारा ये टारगेट था कि 2 गीगावाट था, उसको 60 गीगावाट तक ले जाना है। रूफ टॉप सोलर ऊर्जा, अभी तो बहुत ज़्यादा हो गया है, 100 से 120 के आसपास हो गया है गीगावाट सोलर एनर्जी में, तो उसका यहाँ पे उल्लेख किया जा सकता है फ्रेंड्स, ठीक है। अब एक देखिए, प्रौद्योगिकी वरदान से अधिक अभिशाप है। वरदान से अधिक क्या है, अभिशाप है। इसका प्रयोग कैसे कर सकते हैं। प्रौद्योगिकी एक ऐसा शब्द है जिसने दुनिया के काम करने के तरीकों को पूरी तरीके से बदल दिया है। घर बैठे सारे कार्य करने हो या फिर खरीदी, जन्म से लेकर मृत्यु तक, सब में प्रौद्योगिकी पर ही हम क्या है, निर्भर हैं, ठीक है, निर्भर हैं। फिर मैंने यहाँ पे एक कोट यूज़ किया है, वाइल वी आर ऑल वेरी डिपेंडेंट ऑन टेक्नोलॉजी इट डजेंट ऑलवेज वर्क, ठीक है। बिल गेट्स ने कहा था, देखिए देवनागरी में अगर आप आंसर लिख रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आप हर चीज़ को देवनागरी में ही लिखें, जो इंग्लिश के कोर्स हैं वो इंग्लिश में लिख सकते हैं। प्रौद्योगिकी की अपनी एक सीमा है, एक सीमा के बाद वरदान से अभिशाप में बदल जाता है। और हम जानते हैं कि कृषि, उद्योग, भोजन, शिक्षा, पर्यावरण, ये जितनी भी चीज़ें हैं, ठीक है, सब में प्रौद्योगिकी का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान है, किंतु सबसे ज़्यादा उसने पर्यावरण को नुकसान भी पहुँचाया है। फिर प्रौद्योगिकी, पर्यावरण के लिए प्रौद्योगिकी वरदान के रूप में, तो पहले वरदान के रूप में बता देते हैं। स्वच्छ ऊर्जा तकनीक, जैसे कि EV व्हीकल्स हम यूज कर रहे हैं, है ना, और सोलर एनर्जी, जो सोलर एनर्जी के रूप में रूफ टॉप यूज़ कर रहे हैं, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, हरित ऊर्जा, है ना, यहाँ पे टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है। वरदान में देखिए, उच्च दक्षतापूर्ण तकनीक, AI का उपयोग किया जा रहा है। ML का फुल फॉर्म बताएंगे पॉज करके यहाँ पे, ठीक है। स्मार्ट सिंचाई प्रणाली, वायु गुणवत्ता सूचकांक, है ना, इन सब का योगदान वरदान के रूप में है। और डाटा एनालिसिस, इलेक्ट्रिक वाहन, बैटरी प्रबंधन, डायरेक्ट एयर कैप्चर करना, पर्यावरण से कार्बन को हटाने के लिए जो तकनीक उपयोग की जा रही है उसमें हो गया। ऊर्जा के रूप में ऊर्जा सेंसर का प्रयोग करना, ठीक है। कभी कभी मेरी राइटिंग इतनी ख़राब रहती है कि मुझे खुद ही समझ नहीं आता कि मैंने क्या लिखा है, ठीक है। इंटरनेट ऑफ एनर्जी, सेंसर का प्रयोग ऊर्जा बिंदुओं को जोड़ता है। हरित हाइड्रोजन ईंधन, तरल सूर्य प्रकाश, बायो रिएक्टर, ऑयल जेपर टेक्निक। ऑयल जेपर आप जानते हैं, जैसे समुद्र में कोई जहाज वहाज चल रहे हैं और पानी के ऊपर क्या हो गया, तेल का रिसाव हो गया है, तो उसको दूर करने के लिए। फिर अभिशाप के रूप में देखिए, अभिशाप एक तो वायु प्रदूषण, आप जा ही रहे हैं, हानिकारक धुआं, एरोसोल कण, ये सब निकलते हैं। फिर जल प्रदूषण, अभी हमने पढ़ा था मिनी माता रोग, इटाई, है ना, तो ये मरकरी, कैडमियम, सीसा, है ना, यूरेनियम, ये सब के अपशिष्ट होते हैं। समुद्री जहाज़ों के द्वारा तेल छोड़ा जाता है, इसमें भी जल प्रदूषण होता है, ठीक। फिर देखिए मृदा प्रदूषण, हानिकारक है, कीटनाशक उर्वरकों का प्रभाव पड़ता है, कहीं ना कहीं सब जा कर के पानी में मिल जाते हैं मृदा प्रदूषण से। उर्वरता और उत्पादकता में मृदा की कमी आती है। फिर देखिए समुद्री प्रदूषण, नदी, सीवेज, प्लास्टिक कूड़ा, भारी धातु, फिर तेल, पेट्रोलियम, अम्ल वर्षा, प्रवाल विरंजन की समस्या, ठीक है। फिर मैंने इधर बताया है कि समुद्री प्रदूषण कैसा कैसा होता है, भूमि आधारित डिस्चार्ज, डंपिंग, तेल रिसाव, समुद्री परिवहन और वायुमंडलीय आगत। इनके अलावा अन्य प्रदूषक भी बता दिए हैं, नाभिकीय दुर्घटनाएं, रेडियो एक्टिव प्रदूषण, विद्युत चुंबकीय विकिरण और ई अपशिष्ट। फिर मैंने ये लिखा है कि प्रौद्योगिकी एक दो धारी तलवार की तरह है, यदि इसका प्रयोग बिना सोचे समझे किया जाए तो यह एक विनाशकारी साबित हो सकता है। आगे की राह इतने पे छोड़ना नहीं है, आगे की राह जागरूकता के माध्यम से हम इसको दूर कर सकते हैं। बुद्धिमत्ता के प्रयोग से, प्राकृतिक उपायों पर ध्यान केंद्रण करने के माध्यम से, वनारोपण, वृक्ष लगाइए, है ना, वृक्ष क्या करते हैं, कार्बन अब्जॉर्बर होते हैं। बताइएगा कि किडनी क्यों कहा जाता है,
फॉरेस्ट को किडनी क्यों कहा जाता है, ठीक बताइएगा। जैव ईंधन, एथेनॉल, अच्छा किडनी कहा जाता है कि फेफड़ा कहा जाता है, सॉरी सॉरी सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, ठीक है। दो चीज़ें होती हैं, एक होता है ये रामसर साइट्स को क्या कहते हैं, जो रामसर साइट्स होते हैं ना, जैसे कि जहाँ पे ये दलदली क्षेत्र है और बहुत ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है, वो ये कहलाती है किडनी, ठीक है। और फॉरेस्ट तो क्या कहलाते हैं, लंग्स कहलाते हैं ना, लंग्स कहलाते हैं। याद रखिएगा, एग्ज़ाम में आप लिख भी सकते हैं और आपके आंसर को एनरिच करने के लिए यूज होगा। फिर जैव ईंधन, गन्ना भूसी, धान भूसी, ये सारा हो गया। सतत समावेशी टिकाऊ विकास के लिए हमें प्रौद्योगिकी का सोच समझकर और सीमित प्रयोग करने की आवश्यकता है। विकास की होड़ में हम पर्यावरणीय अनुकूलन के साथ ही विकास करें तो फायदेमंद रहेगा। फिर एसडीजी मैंने बताया है कि ये रामबाण है, हर जगह यूज कर लेना है। एसडीजी 13 देखिए, एसडीजी 13 क्लाइमेट चेंज एक्शन, संयुक्त राष्ट्र के सहस्राब्दी लक्ष्यों को पूरा करने, विकसित भारत 2047 को प्राप्त करने के लिए प्रौद्योगिकी का सीमित और सतत प्रयोग हम कर सकते हैं, है ना। हर जगह ये वाला आपको लिख देना है तो आपका आंसर हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ क्वेश्चन थे जिसके शॉर्ट, अगर 2 नंबर, 4 नंबर, 8 नंबर के प्रश्न आ जाते हैं तो किस तरीके से हैंडल करेंगे वो यहाँ पे थोड़ा सा कवर हो गया है दोस्तों। तो अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के, मैंने काफ़ी क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हुए हैं, अगर आप चाहते हैं डिस्कशन करना या आपको लगता है कि कुछ फ़ायदेमंद है तो आप कमेंट करिएगा, मेरे पास तो ढेर सारा है, ठीक है, मैं शेयर कर दूँगी आपको। तो दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे साथ बने रहिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अभी तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।